So in this lecture we will discuss about what are the important question of the in different examination like ICR, AIEEA, UG examination and NEET examination from the topic of सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन लास्ट 20 ईयर्स में पूछे गए हैं ICR के AIEEA UG एग्जामिनेशन में और नीट एग्जामिनेशन में टॉपिक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से। इस डिस्कशन से ये क्लियरिटी आ जाएगी कि बेसिकली किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं, उससे संबंधित चीज़ जानेंगे। प्रीवियस ईयर MCQ ICR AIEEA UG एग्जामिनेशन ये पहला हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नीट एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल साइकिल ICR AIEEA UG एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको पहले जानते हैं। पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटाफिजिक करेक्टर। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द ICR UG 2020। क्या पूछा है? कॉम्बिनेशन ऑफ मेटाफेजिक करेक्टरिस्टिक्स। मेटाफेज के बारे में पूछा गया है। मेटाफेज में करेक्टर कौन कौन से हैं और ये कॉम्बिनेशन दिया है 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ABCD। पहला कहता है स्टेटमेंट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीट। मतलब मेटाफेज के इस स्टेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट होता है क्या, ये पूछ रहा है। हमें पहचानना है करेक्ट को, करेक्ट कौन से हैं और रॉन्ग कौन से हैं। तो देखिए कि मेटाफेज में क्या कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम है वो कंप्लीट होता है क्या क्रोमोसोम का। तो मैं ये क्या कर रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटाफेजिक करेक्टर। बार बार आपको ध्यान में रखना है पढ़ने के पहले कि मेटाफेज में क्या होता है। तो निश्चित रूप से कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो चुका होता है। तो ये कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन फाइबर स्ट्रक्चर है, ये मोटे होके इस तरह से क्रोमोसोम में तब्दील होते हैं और इस प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं। तो कंडेंसेशन का काम प्रोफेज में हो करके जब मेटाफेज में आता है तो ये कंप्लीट हो चुका होता है। तो ऐसे में क्या कहें, ए बिल्कुल करेक्ट है। तो जब ए करेक्ट है तो इनमें से ऑप्शन में से कौन कौन नहीं हो सकते। इसमें ए बिल्कुल नहीं है, ये नहीं हो सकता। ई नहीं है क्योंकि इसमें ए नहीं है इसलिए नहीं है, और बी सी डी इसमें भी ए नहीं है तो ये नहीं है। ऐसे तो ये लग गया, पहले से ही लग गया कि ये ए आंसर है। ये एलिमिनेशन यानी कि बाहर निकालने का तरीका है। यदि मुझे एक को मैं 100% श्योर हूँ तो मैं ऐसा निकाल दिया तो और को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी हम पढ़ते हैं बाकियों को भी थोड़ा और एश्योर होने के लिए। अगला स्टेटमेंट है क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर। यानी कि जो क्रोमोसोम होते हैं इस टाइप से अलग अलग जगह में रहते हैं, वो एक स्पिंडल इक्वेटर होता है इस टाइप का। मतलब जो मेटाफेज के स्टेज में बीचों बीच में होता है। तो क्रोमोसोम है इस जगह की तरफ में ऐसे मूव करते हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो आंसर है निश्चित रूप से क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर। ये स्टेटमेंट, ये लाइन है NCERT से, ये भी एग्जैक्टली मिलेगा और ये भी NCERT में एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन मिलेगा। कहीं से भी कोई स्टेटमेंट या लाइन चेंज नहीं है। तो क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर ये भी सही है। अब बी को भी सही मानते हैं तो फिर ये तो बिल्कुल ख़त्म है, ये इनमें बी है, ये हो सकते हैं। तो ये भी हो गया। अब अगला है डॉटर क्रोमोसोम बिगिंस देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। यानी कि डॉटर क्रोमोसोम है वो माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट यानी कि मूवमेंट। तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माइग्रेशन है वो भी क्रोमोसोम का, वो भी किसके तरफ में, अपोजिट पोल के तरफ में। ये एनाफेज का सिम्टम है, ये एनाफेज में होता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं है। तो जिसमें जिसमें
सी है, सी वाला तो बिल्कुल नहीं है, जैसे इसमें है सी तो ये नहीं है, इसमें भी सी है ये नहीं है, तो यहाँ से भी क्लियरिटी हो जा रही है। ये वाला सही है, ये वाला सही है। अब इसका है स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर, जैसे इसमें होता क्या है, इफ टाइप से क्रोमोजोम है और ये पोल है, ये पोल है, ये स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर है, तो यहाँ पे जो काइनेटोकोर रहता है क्रोमोजोम के, इससे ये अटैच रहता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, मेटाफेज में काइनेटोकोर से अटैच रहते हैं, तो डी सही है। तो ए बी सी ए बी डी डी ए और बी और डी सही है। क्रोमोजोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, यानी कि इस समय में ये इक्वेटोरियल प्लेट है, यहाँ से क्या क्रोमोजोम दूर भागना चालू करते हैं क्या? आंसर है नहीं, यहाँ पे ये एनाफेज में होता है, तो एनाफेज का काम है। तो देखो सी है और ई है, ये तो एनाफेज का काम है, इसलिए नहीं हो सकते। डी मेटाफेज का काम है, बी मेटाफेज का काम है और ए एना मेटाफेज का काम है, तो ए और बी आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब ये पूरे इसका सोर्स यदि आप देखना चाहते हैं एग्जैक्टली ये कहाँ से मैच करता है, सारे के सारे स्टेटमेंट हूबहू आपको एनसीईआरटी के चैप्टर में आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी के इस सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर में एग्जैक्टली आपको मिल जाएंगे। तो इसका सोर्स पता है, जिसने ये लाइन बाय लाइन इस तरह से पॉइंट को याद रखा है, उसके लिए इतना लंबा और बड़ा चौड़ा दिखने वाला क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान है, बड़ा दिख रहा है लेकिन आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकता है, ये इसका मतलब है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। मतलब बिल्कुल मेटाफेज ऐसा लग रहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है आईसीआर के लिए, ये 2019 में पूछा गया। मेटाफेज में के स्टेज में क्या क्या होता है ये पूछा है, व्हाट हैपेंस। तो पहला है, यदि आपने 2020 के क्वेश्चन देखा है तो उसी से ही हो जा रहा है। क्रोमोजोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर, यानी कि ये वाला है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और ये पूछा है कि क्या होता है, मतलब इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ही पहचानना है। तो क्रोमोजोम कहीं कहीं सेल के अंदर में इस तरह से बिखरे होते हैं, वो क्रोमोजोम आपस में इस तरह से स्पिंडल इक्वेटर होता है, वहाँ पे जाके अलाइन होते हैं। तो यही कह रहा है कि क्रोमोजोम, और ये स्टेटमेंट है बिल्कुल एनसीईआरटी में आपको हूबहू देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी के उस टॉपिक में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। तो आंसर ये है पहले से। सेंट्रोमियर स्प्लिट और क्रोमेटिड सेपरेट, ये काम तो एनाफेज का है, एनाफेज का है। आप ये भी स्टेटमेंट आप किताब में देख लेना एनसीईआरटी में ही। पेयरिंग बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोजोम, पेयरिंग तो बेसिकली क्या है, ये मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट है, इसका एक स्टेज है जिसे हम जाइगोटिन कहते हैं। जाइगोटिन का खेल है, ये तो प्रोफेज का खेल है, मेटाफेज का तो है ही नहीं। तो ये भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्रॉसिंग ओवर ये पैकेटिन स्टेज का है, मेटाफेज फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के सॉरी मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटिन स्टेज का है, तो ये बिल्कुल नहीं है। आंसर क्या है इसका, क्रोमोजोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर, ये इसका बेसिकली आंसर है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। So now we will discuss about a third question. Daughter cell of meiotic division, meiotic यानी कि मियोसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। मियोसिस सेल डिवीजन के डॉटर सेल के बारे में पूछा है कि डॉटर सेल क्या होते हैं। कहा गया है कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम, यानी कि जो डॉटर सेल बनते हैं, क्या ये डॉटर सेल मियोसिस के डॉटर सेल हैं वो 2n होते हैं क्या, 2n। ये वाला कह रहा है कि हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, ये n होते हैं क्या, हैप्लॉयड नंबर। और ये कह रहा है कि कुछ नहीं होता, 0 होता है। और पॉलीप्लॉयड का मतलब होता है क्या, 3n होता है या 4n होता है क्या, ऐसा है। तो क्या लग रहा है कि मियोसिस का क्या है,
कि जो 2n है, T2n बनने के बाद में लास्ट में जैसे एक 2n सेल है वो 4 सेल में बनता है, उनका ये डिप्लॉयडी लेवल क्या होता है? क्या होता है बताओ, क्या होता है? ये होता है n, और n को बोलते हैं क्या? हैप्लॉयडी। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? इसका आंसर है ये वाला बी। और इस क्वेश्चन को आराम से आप एनसीईआरटी के 11th है सेल डिवीजन टॉपिक से इसे कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मियोसिस जिसने भी समझा है वो जानता है कि मियोसिस में एक सेल जो 2n होता है डिप्लॉयड होता है, वो 4 हैप्लॉयड में बनता है, इसी से ही ये गैमेट बनते हैं। तो ये याद रखना, ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन समझ के करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का, विच स्टेज इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। 2012 में पूछा गया, यानी कि कौन से स्टेज में कियास्मेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है, मतलब उसमें मार्क्ड होता है। तो देखो यहाँ पे जाइगोटिन, डायकाइनेसिस और पैकेटिन और डिप्लोटिन है। तो पहले ये जानते हैं कि ये सारे किसके हैं। ये बेसिकली मियोसिस डिवीजन को इंडिकेट कर रहे हैं। मियोसिस दो तरह का होता है, एक होता है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस टू। मियोसिस फर्स्ट का होता है प्रोफेज 1 और मेटाफेज एनाफेज। प्रोफेज 1 के स्टेज होते हैं लेप्टोटिन, जाइगोटिन, उसके बाद में पैकेटिन, और पैकेटिन के बाद में होता है डिप्लोटिन, और लास्ट में होता है डायकाइनेसिस। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन यहीं से है। लेप्टोटिन में क्या होता है कि क्रोमेटिन है ये कंडेंस होकर के क्रोमोजोम में बदलता है। जाइगोटिन में क्रोमोजोम होते हैं वो पेयरिंग करते हैं। पैकेटिन में क्या होते हैं कि जो क्रोमोजोम है वो आपस में इस तरह से क्रॉसिंग ओवर करते हैं। क्रॉसिंग ओवर का प्रक्रिया होता है इस टाइप का, और इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, इसमें पेयरिंग होता है सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स। और डिप्लोटिन में क्या होता है कि आजमेटा बनता है, कि आजमेटा स्टार्ट होता है। और डायकाइनेसिस में कि आजमेटा टर्मिनलाइजेशन वो कंप्लीट होता है, कंप्लीट होता है। तो कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो पढ़े होते हैं वो डिप्लोटिन और डायकाइनेसिस में कंफ्यूज होते हैं। लेकिन जो आदमी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की किताब को रट्टा मारा है वो इस शब्द को देखेगा। ये क्या है, ये साफ कह रहा है कि मार्क्ड बाय। इसको ये लाइन बाय लाइन ये सेंटेंस आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। और ये कौन से जगह में लिखा है, ये बेसिकली लिखा है डायकाइनेसिस में। तो आंसर इसका क्या हुआ, डायकाइनेसिस का। मार्क्ड का बाय का मतलब होता है क्लियर कट कियास्मेटा टर्मिनलाइजेशन दिखता है। अब कियास्मेटा टर्मिनलाइजेशन क्या है कि जब भी इस तरह से जो क्रॉसिंग ओवर वाले सेल हैं, तो क्रॉसिंग ओवर वाले सेल बोलता हूँ क्रोमोजोम, वो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से एक्स बनता है। और इसी एक्स को क्या कहते हैं, ये इस तरह का एक्स बनता है, इसे कहते हैं कियास्मेटा। इसे क्या कहते हैं, कियास्मेटा कहते हैं। ठीक है, आई होप ये समझे हैं और एनसीईआरटी से क्लियरली सॉल्व किए जा सकते हैं। आगे सवाल हम बात करेंगे। हाँ, अब बात करेंगे कि अभी तक नीट के एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। ये पॉइंट है सेल साइकिल और सेल डिवीज़न टॉपिक से। और हम यहाँ पे ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या हम इन सब चीज़ों को एनसीईआरटी से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। एनसीईआरटी के यदि सेल डिवीज़न वाले टॉपिक पढ़े तो क्या ये चीज़ें सॉल्व हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, नीट में पूछा गया था 2017 में। आप जानते हैं थोड़े टफ क्वेश्चन जरूर आता है, लेकिन क्वेश्चन जो है थोड़े घुमा फिरा के रहते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आराम से बन ही जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट सीक्वेंस। क्या पूछ रहा है, करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, किसका, माइटोसिस का।
माइटोसिस में जो भी होते हैं उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। अब यहाँ ऑप्शन में कॉम्प्लेक्स है, गिवन टाइम पीरियड में आपको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले इसे कैसे समझते हैं, कंडेंसेशन 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 सब में है, तो ये तो बिल्कुल है कि सबका सेम है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता है। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जो क्रोमेटिन धागे होते हैं ये क्रोमोजोम में तब्दील होते हैं, इस टाइप का ये पहला स्टेज होता है, और इस स्टेज को कहते हैं प्रोफेज कहते हैं। अब दूसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन असेंबली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबल हो जाता है, गायब हो जाता है, तो निश्चित रूप से डिसेबल हो ही जाता है, क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, गायब हो जाता है, मतलब जो भी चारों तरफ में इसके ऐसा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो प्रोफेज में ही गायब हो जाता है। तो यही एक्टिविटी होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डीअसेंबल हो जाता है। तो ये यहाँ पे ये भी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीअसेंबल हो जाता है, यहाँ पे भी मेंशन है, लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर लिखा हुआ है। क्रॉसिंग ओवर तो माइटोसिस में होता ही नहीं है, तो ये गलत है। क्रॉसिंग ओवर तो मियोसिस का है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि कंडेंसेशन के बाद में क्रॉसिंग ओवर एक जगह यहाँ पे भी है, तो ये क्रॉसिंग ओवर तो यहाँ पे होता ही नहीं है माइटोसिस में, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। तो ये दोनों तो है ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, क्रॉसिंग ओवर लिख दिया है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से कौन सा है, तो अभी पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों के सेम। अब यहाँ पे देखिए तीसरा में क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे भी है, तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। इससे साफ पता चलता है कि कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन असेंबली, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर में अरेंज होते हैं, ये किसका काम है, ये एनाफेज का काम है, नहीं सॉरी ये मेटाफेज का काम है। सेंट्रोमियर का डिवीजन एनाफेज का काम है, सेग्रीगेशन एनाफेज का काम है, और फिर टीलोफेज आता है। तो आंसर वाला ये है। एनसीईआरटी के ही किताब से यदि आप बेसिक पढ़े हो तो ये वाला जो सीक्वेंस है एग्जैक्टली आपके माइंड में आएगा। लेकिन आईसीआर के प्रश्न में क्या होता है, डायरेक्टली एनसीईआरटी के स्टेटमेंट थे, लाइन थे, हु बहू लाइन हो जाते हैं, लेकिन नीट में आपको समझ के चलना पड़ता है। समझे हुए माइटोसिस को आप कर पाओगे, और नहीं समझे हो तो थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि नीट में डॉक्टर बनने के लिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग होता है। अगला सवाल है, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड, यानी कि मियोसिस है उसमें मियोसिस की प्रक्रिया में क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है। तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज के जो स्टेज हमने देखा था, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, और उसके बाद में डिप्लोटिन, और फिर डायाकिनेसिस। तो ये 5 स्टेज में इसमें तो कंडेंसेशन होता है, द क्रोमेटिन है वो क्रोमोजोम में तब्दील होता है। इसमें जाइगोटिन में क्रोमोजोम है वो पेयरिंग करते हैं जिसे हम सिनाप्सिस कहते हैं, और पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, जो क्रोमोजोम होते हैं वो आपस में इस तरह से क्रॉस ओवर करते हैं। डिप्लोटिन में कियाज्मा टर्मिनाइजेशन स्टार्ट होता है, और डायकिनेसिस में कियाज्मा टर्मिनाइजेशन इंड होता है, कंप्लीट होता है। तो ये पूछा है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, आंसर कौन सा है, पैकेटिन में। पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। एनसीईआरटी से बिल्कुल कर सकते हैं, कोई नो डाउट है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग द माइटोसिस इन द सोमेटिक सेल, यानी कि माइटोसिस का कौन सा फीचर नहीं है। तो पहला कह रहा है डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस का गायब होना। तो न्यूक्लियस तो आराम से गायब हो ही जाता है, क्योंकि आप देखेंगे प्रोफेज है, माइटोसिस के प्रोफेज में क्या होता है कि जब क्रोमेटिन है वो इस तरह से क्रोमोजोम में तब्दील होता है, इसी दौरान मतलब न्यूक्लियस के अंदर में जो न्यूक्लियोलस होता है ये भी गायब हो जाता है प्रोफेज में। तो ये तो बिल्कुल डिसअपीयर हो ही जाता है, ये करेक्ट है।
हमें देखना है कि कौन नहीं होता, नॉट देखना है। क्रोमोजोम मूवमेंट होता है, तो क्रोमोजोम का मूवमेंट मेटाफेज में आराम से देखने को मिलता है। क्रोमोजोम मूव हो करके इस तरह से जो एक इक्वेटर लाइन पे आते हैं और इस तरह से ये होता है क्रोमोजोम का, तो ये आपने देख लिया। उसके बाद सिनाप्सिस है। सिनाप्सिस है, ये बेसिकली ये गलत है। सिनाप्सिस मियोसिस का है, माइटोसिस का नहीं है। मियोसिस के प्रोफेज यानी कि मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के जो जाइगोटिन स्टेज होता है, यहाँ पे क्रोमोजोम आपस में पेयरिंग करते हैं, इसे सिनाप्सिस कहते हैं। तो ये वाला बिल्कुल नहीं है, ये वाला है। स्पिंडल फाइबर भी यहाँ पे माइटोसिस पे देखने को मिलता है, तो ये भी है। सिनाप्सिस बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए ये इसका आंसर है। आई होप इसे आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के आधार पे क्लियरली कर सकते हैं। अब सवाल पूछते हैं। सवाल क्या है? स्पिंडल फाइबर अटैच ऑनटू। ये क्वेश्चन स्पिंडल फाइबर है वो किससे अटैच रहता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ये पोल है, ये पोल है, और इस तरह से क्रोमोजोम मेटाफेज के टाइम पे ये अलाइन होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट में, तो इनका इस तरह से स्पिंडल फाइबर होता है, स्पिंडल फाइबर। तो इस वाले पॉइंट में क्रोमोजोम का ये स्पिंडल फाइबर है, ये पॉइंट जुड़ता है। इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट को बेसिकली नाम देते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर ऑफ ए क्रोमोजोम। तो यहाँ पे काइनेटोकोर कौन सा? ये काइनेटोसोम है, गलत है। सेंट्रोमियर, कई लोग इसको टिक कर देते हैं क्योंकि ये सेंट्रोमियर है, और सेंट्रोमियर के ऊपर के सरफेस में काइनेटोकोर होता है, ये मेन आंसर है। तो बेसिकली ये काइनेटोकोर है, ये एग्जैक्ट आंसर है। कन्फ्यूजन में बहुत सारे स्टूडेंट सेंट्रोमियर को मार देंगे। टीलोमियर तो किसी भी क्रोमोजोम के लास्ट इस पॉइंट पे होता है, टीलोमियर इन पॉइंट है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। आई होप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, यदि आप बेसिक समझ है तो। कन्फ्यूजन जरूर होगा सेंट्रोमियर के रूप में। अगला सवाल है यहाँ पे, ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच फेज? तो डीएनए का सिंथेसिस कौन सा अवस्था में होता है? सेल ग्रोथ के, और जब डिवीज़न होते रहता है तो हम जानते हैं कि सेल डिवीज़न है उसमें इंटरफेज होता है, उसके बाद में एम फेज होता है। एम फेज के अंदर में एक होता है कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। इंटरफेज के 3 स्टेज होते हैं। कौन कौन सा? G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। तो G1 को प्रिपरेशन की अवस्था कहते हैं, और इस समय में एस में डीएनए का सिंथेसिस होता है। तो इसका आंसर यही है कि डीएनए का सिंथेसिस कब होता है? आंसर है एस फेज। तो इसका आंसर है एस फेज। आसानी से एनसीईआरटी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन द करेक्ट ऑर्डर। मियोसिस के 4 ऑर्डर दिए हैं, उन्हें अरेंज करना है। 4 इवेंट दिए हैं कि सबसे पहले क्या होता है, कि हम जानते हैं, और ये खास करके जो भी यहाँ पे ऑप्शन है, क्रॉसिंग ओवर सिनॉप्सिस, कियाज्मेटा टर्मिनलाइजेशन और न्यूक्लियोलस का डिसअपीयरेंस होना, ये मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट है। इसके जो 5 स्टेज होते हैं, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, उसके बाद डिप्लोटिन और डायाकाइनेसिस, यहाँ से क्लियर है। हम जानते हैं कि लेप्टोटिन में क्या होता है, इस समय में बेसिकली कंडेंसेशन होता है कि जो धागे नुमा क्रोमेटिन है वो क्रोमोजोम में तब्दील होते हैं। जाइगोटिन में क्या होता है कि जो क्रोमोजोम है ये पेयरिंग करते हैं, इस पेयरिंग को कहते हैं सिनाप्सिस, जोड़ी बनाने को। पैकेटिन में ये जो जोड़ी बनाने वाले क्रोमोजोम हैं ये आपस में इस तरह से क्रॉस करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं। डिप्लोटिन में क्या होता है कि इस क्रॉस पॉइंट है, यहाँ पे एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है, इसे कियाज्मेटा कहते हैं। ये कियाज्मेटा का
टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट होता है और यहाँ पे कियाजमेटा टर्मिनलाइजेशन है वो बेसिकली कंप्लीट होता है। और क्या होता है कि न्यूक्लियस का न्यूक्लियोलस है जो न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है वो यहाँ पे डिसअपियर होना चालू होता है और डायाकाइनेसिस में डिसअपियर होना कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट डायाकाइनेसिस के स्टेज में डिसअपियर हो जाता है। तो अब देख लीजिए कि पहला क्या हो रहा है। पहला हो रहा है सिनॉप्सिस, क्योंकि ये कंडेंसेशन तो कहीं पे है नहीं, ये पहला हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर दूसरा हो रहा है। कियाजमेटा का टर्मिनलाइजेशन है वो तीसरा हो रहा है, या यहाँ पे भी, और लास्ट में न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे जो सिनॉप्सिस 2 नंबर है वो किस में है, इसमें है, ये वाला नहीं है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, सिनॉप्सिस पहले है। तो अब दूसरा बात यह है कि दूसरे नंबर में ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो दूसरे नंबर पे क्रॉसिंग ओवर है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो गया। अब बचे कितना, 2। अब इसमें ये कह रहा है कि तीसरे नंबर में क्या होता है, कियाजमेटा टर्मिनलाइजेशन होता है। तो कियाजमेटा मतलब ये तीसरे नंबर में ही होता है, तो ये वाला तीसरे नंबर का है, ये नहीं हो सकता। आंसर क्या है, ये वाला। तो सिनॉप्सिस, क्रॉसिंग ओवर, कियाजमा टर्मिनलाइजेशन और न्यूक्लियोलस का डिसअपियरेंस है, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। जिसने भी एनसीईआरटी को पढ़ा है और लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंड किया है वो आसानी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकता है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। अब हम बताते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, यानी कि सेल साइकिल के एस फेज में क्या है उसके बारे में क्या होता है। तो एस फेज में मतलब ये है डीएनए का सिंथेसिस फेज, इंटरफेज का पार्ट है। ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है हर एक सेल में, डीएनए रिमेन रहता है उसकी अमाउंट, और क्रोमोसोम नंबर है वो बढ़ जाता है। अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड टू ए हाफ, डीएनए की मात्रा है वो कम हो जाता है। तो 2 चीज़ें हैं कि एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है और डीएनए का सिंथेसिस होके ये जस्ट डबल हो जाता है। तो ये वाला आंसर है। रिमेन तो बिल्कुल नहीं रहता, उतना ही मात्रा रहता ही नहीं है एस फेज में। क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज होता है क्या, साफ एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट है कि क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहता है, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, केवल और केवल डीएनए है उसकी मात्रा बढ़ती है, डीएनए की मात्रा डबल होती है। और अमाउंट ऑफ डीएनए तो आधा होने का सवाल ही नहीं उठता इस फेज में, डीएनए का मात्रा हाफ होता ही नहीं है। तो आंसर इसका साफ कौन सा है, डबल इन द इस सेल। इसके बाद हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, एंजाइम रिकॉम्बिनेज। एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ द मियोसिस, मियोसिस के कौन से स्टेज में एंजाइम रिकॉम्बिनेज की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली है क्या चीज़ कि यहाँ पे जो 5 स्टेज हैं वो मियोसिस फर्स्ट के 4 स्टेज हैं, ये प्रोफेज 1 की बात कर रहे हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। हमने देखा था इसमें सिनॉप्सिस होता है, पेयरिंग, और इस पे क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बदलते हैं। पेयरिंग में क्रॉसिंग ओवर होता है। इसी क्रॉसिंग ओवर में मतलब इस तरह से जो क्रोमोसोम हैं वो क्रोमोसोम आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं, इस टाइप से क्रॉसिंग ओवर करते हैं। तो इस क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे जो एंजाइम इनको बढ़ावा देता है और नया कॉम्बिनेशन भरने के लिए उसे रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहते हैं। एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट साफ दिखने को मिलेगा सेल डिवीज़न का टॉपिक में। तो मैक्सिमम सवाल हैं वो एनसीईआरटी से आसानी से किए जा सकते हैं विदाउट एनी हेडेक। ठीक है, आप यहाँ पे क्रॉस करके आप देख सकते हो कि ये वर्डिंग मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है। एनसीईआरटी की ये पेज खोल करके आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कोई भी आपको 1% की दिक्कत नहीं होगी। निश्चित रूप से
कुछ कुछ क्वेश्चन में वहाँ पे आपको दिक्कत ज़रूर होती है, उसको समझने की बात होती है, अदरवाइज क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नीट 2013 में पूछा गया था, कॉम्प्लेक्स फार्म्ड बाय पेयर ऑफ सिनॉप्स्ड क्रोमोसोम इज कॉल्ड, यानी कि होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। ये सवाल बेसिकली कहाँ का है, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के जो स्टेज हैं लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डायकिनेसिस, इसके जाइगोटिन में क्या होता है कि पेयरिंग होता है। इस तरह से जो अलग अलग क्रोमोसोम हैं और एक जगह क्रोमोसोम है, इन्हें होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं, ये जोड़ी बनाते हैं। तो इस जोड़ी बनाने से उनका जो लुक दिखता है वो कैसे दिखाई देता है, इस टाइप का दिखाई देता है, ये इस टाइप का। और इसे क्या कहते हैं, इसे वाले को कहते हैं, इसे बेसिकली बाईवैलेंट कहते हैं या इसे कहते हैं टेट्राड कहते हैं। तो यही पूछा गया है, आंसर क्या है, बाईवैलेंट। क्योंकि काइनेटोकोर क्या होता है, काइनेटोकोर तो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर में लगे हुए इस छोटे से सरफेस को कहते हैं। एक्सोनोमी अलग चीज़ है, ये सेंट्रियोल से संबंधित चीज़ है। इक्वेटोरियल प्लेट क्या है, एक ऐसा काल्पनिक लाइन जिसमें क्रोमोसोम अटैच होते हैं। तो इसका सीधा सीधा क्या है, बाईवैलेंट इसका आंसर है। अगला सवाल, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू द माइटोसिस। माइटोसिस को ध्यान रख के सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को कि क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, पिकअप करते हैं, क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल, यानी कि क्रोमेटिड है, माइटोसिस की बात कर रहा है। माइटोसिस में क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स इन द टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या, ये यहाँ पे ध्यान देना है, टीलोफेज में क्रोमेटिड है वो अपोजिट पोल की तरह मूव करता है, बिल्कुल गलत। टीलोफेज में नहीं करता भाई, एनाफेज में करता है। तो एनाफेज में करता है, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है। गाल्गी कॉम्प्लेक्स है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल आफ्टर द एंड ऑफ प्रोफेज, बिल्कुल गलत जवाब। ये विजिबल नहीं होते, ये गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्गी ऑपरेटस, बिल्कुल गलत जवाब है। एनसीईआरटी में ये सीधे सीधे लाइन है, देख लेना आप। क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट इन द मेटाफेज, यानी कि मेटाफेज में क्रोमोसोम स्पिंडल इक्वेटर, जैसे मेटाफेज में क्या होता है, ये पोल हैं, क्रोमोसोम है कहीं कहीं बिखरे रहते हैं, वो इस तरह से, और इक्वेटोरियल प्लेट हैं, इसमें आते हैं मूव करके इस स्पिंडल इक्वेटर में, और इस तरह से अलाइन हो जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं इस इक्वेटर प्लेट के। ये स्पिंडल इक्वेटर है, इसके बीचों बीच इस तरह से अलाइन होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं बट रिमेन इन द सेंटर। एनाफेज में क्रोमेटिड सेपरेट जरूर होते हैं, ये सही है, लेकिन वहाँ पे नहीं रहते बल्कि अपोजिट पोल की तरफ में मूव करते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है रिमेन इन द सेंटर, गलत जवाब। तो ऑप्शन इसका क्या है, आंसर क्या है, सी, ये वाला। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। एक लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बारे में जानते हैं। सिनॉप्सिस अकर बिटवीन, सिनॉप्सिस कहाँ कहाँ होता है, ए मेल एंड अ फीमेल गैमेट। सिनॉप्सिस कह रहा है मेल एंड अ फीमेल गैमेट के बीच में होता है। सिनॉप्सिस का मतलब होता है पेयरिंग, और किसका पेयरिंग है, क्रोमोसोम का। ये बेसिकली मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के किस स्टेज की बात कर रहा है, लेप्टोटिन के बाद जाइगोटिन की बात कर रहा है। जाइगोटिन में क्रोमोसोम जोड़ी बनाते हैं, और ये जो जोड़ी बनाने का कार्यक्रम होता है, पेयरिंग, ये किसके बीच में होता है, ये वाला और ये वाला, दोनों को हम होमोलागस क्रोमोसोम कहते हैं। दो होमोलागस क्रोमोसोम के बीच में सिनेप्सिस होता है, टू होमोलागस क्रोमोसोम के बीच में। तो ऑप्शन ये है करेक्ट ऑप्शन।
इस तरह से क्वेश्चन आते हैं मेडिकल के एग्ज़ाम में, नीट एग्ज़ाम में और आईसीआर के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं। और आप देखेंगे एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिकली एनसीईआरटी से डेविएट करते हैं, अदरवाइज एनसीईआरटी से क्वेश्चन हो जाते हैं। ज़रूरत है तो ज़रूरत इस बात का है कि क्वेश्चन जो आते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। नीट के लेवल क्वेश्चन आएगा तो अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। आईसीआर में स्टेटमेंट होते हैं, आप हूबहू स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़े हुए हो तो आईसीआर के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन या स्टेटमेंट है उनको बारीकी से अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए सेवरल टाइम्स रिपीटेशन ज़रूरी है। और जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतनी ज़्यादा स्टेटमेंट में कमांड बढ़ेगी। स्टेटमेंट में कमांड बढ़ेगी तो ही सॉल्व होगा। ज़्यादा किताब से पढ़ने के बजाय ज़रूरी हो जाता है कि कम क्वेश्चन पढ़ करके जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको बिल्कुल ना गलत करना, उसे सही करना, यही बेसिकली सही रणनीति होगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।